नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुसाफिर हूं मैं यारों, ना घर है ना ठिकाना, ये गाने के बोल हैं। लेकिन इस राहगीर के लिए भी यकीन मानिए रास्ते के पेड़ और उसकी छांव जरूरी हो। कहते हैं कि थक कर यूं मैं पेड़ की छांव में बैठ गया, मानो मीलों का सफर इस छांव के लिए ही किया था। लेकिन कहते ये भी है कि सपनों की दुनिया को जमीनी हकीकत हमेशा तोड़ देती है। प्रदेश में भी ऐसा हुआ। एक प्रदेश जिसका नाम मरुधरा यानी रेगिस्तान ज्यादा, हरियाली कम, बूंद बूंद का संघर्ष और रेगिस्तान को रोकने के लिए हरियाली ही एकमात्र हथियार। सरकारों ने स्थिति को कागजों में समझा भी जरूर। कागजों में सालाना 200 करोड़ रुपए प्रदेश में हरियाली बढ़ाने, पेड़ लगाने के लिए बजट दिया गया। केंद्र से करोड़ों रुपए आए, हजारों करोड़ खर्च भी हुए, लेकिन अफसोस हरियाली उस प्याली के बराबर भी नहीं बढ़ पाई जिसका पानी आखंड प्यास को बुझा पाए। बीते 15 सालों में सिर्फ 0.19% हरियाली बढ़ी है, जबकि लक्ष्य था 33%, यानी 33% का 0.33% भी नहीं बढ़ा। तो करोड़ों खर्च कहां हो गए। आज जंगल सिकुड़ रहा है, पहाड़ उजड़ रहे हैं, हरियाली बंजर हो रही है, फिर भी आपको विश्व पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उस सवाल के साथ कि मरुधरा में न हरा भरा, तो फिर सरकारों और सिस्टम ने क्या करा। कहते हैं कि हम विकास के पथ पर कुछ यूं चले हैं मानो विकास की उंगली को पकड़कर चले हैं। सबसे पहले आपको पर्यावरण के प्रति कागजी मेहनत के साथ जमीनी हकीकत को बताते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2021 प्रदेश के 33 जिलों का कुल ग्रीन कवर 33 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। यह बढ़ा सिर्फ 19 जिलों में रही है। 14 जिलों में हरियाली घट गई है। अकेले जालोर में 32 स्क्वायर किलोमीटर हरियाली कम हुई है। याद रहे, इन 2 सालों में यहां से जो मंत्री रहे, जो यहां से विधायक रही, वही वन पर्यावरण मंत्री थे। करौली में इन 2 सालों में 26% हरियाली घटी है। प्रदेश में हर साल पेड़ लगाने पर 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। बीते 15 सालों में इस हिसाब से लगभग मानकर चलिए कि 3000 करोड़ के आसपास खर्च हो गए। लेकिन बीते 15 सालों में राजस्थान को मिला क्या? हरियाली के नाम पर क्या मिला? हरियाली बढ़ी सिर्फ 0.19%, यानी कि 1% भी नहीं। और लक्ष्य क्या था? 33% का। प्रदेश इस साल अपनी वन नीति को अपडेट कर रहा है। ग्रीनरी का एरिया देश के 33% से घटाकर 20% करने का प्रस्ताव भेजा है। यानी कि जब हम हरियाली कर ही नहीं पाए तो सोचा कि आंकड़ों में ही कम कर दें, उससे टारगेट कम होगा, सवाल कम होंगे। प्रदेश में बीते साल सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा है, जबकि 2019 में 58 वर्ग किलोमीटर और 2017 में 466 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ाता। तो ये पैसा जा कहां रहा है और क्या वाकई में हम गंभीर हैं हरियाली को लेकर, जंगल को लेकर, जमीन को लेकर, जल को लेकर? हमारे साथ यूएम सहाय जी जुड़े हैं, रिटायर्ड होप हैं। हमारे साथ शांभवी कुमारी जी जुड़ी हैं जो कि पर्यावरणविद हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल, हर तरीके से आंकड़ों को मैंने खंगाल कर देख लिया, समझ नहीं आया कि जो हजारों करोड़ रुपए वो गया तो गया कहां, क्योंकि जमीन पर पेड़ों के जरिए तो वो दिखाई नहीं दिया। 33% का लक्ष्य लेकर चले और 0.19% हम उसको पूरा करें तो मानकर चले कि सारा पैसा हमने पानी में डुबा दिया या कहीं और पहुंचा दिया। देखिए विजेंद्र, सीधे तौर पर कहें कि योजनाएं बनती हैं लेकिन वो जमीनी हकीकत कुछ और होती है। 33% का हमने लक्ष्य रखा, हम 1% के स्तर पर भी अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इससे बड़ी विडंबना नहीं होगी। क्योंकि देखिए 2019 में पहली बार ऐसा हुआ, 2 साल पहले, जब कैंपा फंड जो बनाई सिर्फ प्लांटेशन के लिए, उसके लिए 1748 करोड़ रुपए सेंटर हमको जारी करता है। 2021-22 के लिए योजना बनाई जाती है 320 करोड़ रुपए की, लेकिन उसमें से 20 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होता प्लांटेशन के ऊपर।
और इसके विपरीत अगर हम बात करें, जिस तरह से, जिस तेजी से अवैध खनन की बात करें, अगर जंगलों में, वन क्षेत्र में अवैध खनन की बात करें, वन भूमि से अवैध कटान की बात करें, तो 4 हेक्टेयर हर छमाही के अंदर 4 हेक्टेयर के करीब जंगल सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसमें अवैध कटान होता है। उतनी वापस उस आंकड़े पर आते हैं। आप कह रहे हैं केंद्र से 1700 करोड़ मिला, 300 करोड़ के आसपास की योजना बनी, यानी कि 20% पैसे की योजना बनी, और उसमें से सिर्फ 20 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी कि लगभग 1% भी खर्च नहीं हुआ। तो विभाग कर क्या रहे हैं? उसी पे आ रहा हूं मैं विजेंद्र। देखिए 1748 करोड़ का आपको इतना बड़ा बजट मिलता है, और वो भी लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि केंद्र सरकार के पास 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो फंड कैंपा के तौर पर इकट्ठा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा का गठन किया था 2021-22 के लिए। जब योजना बनी 320 करोड़ रुपए की, उसमें से 20 करोड़ रुपए भी पूरे वित्त वर्ष में खर्च नहीं हुए। यानी हम प्लांटेशन की बात तो करते हैं, लेकिन कागजी बात करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि वन क्षेत्र तो सिकुड़ ही रहा है, और उसके विपरीत जो वन क्षेत्र में जो वन्य जीव विचरण कर रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान के अंदर की बाघों की संख्या 113 से ज्यादा ऊपर पहुंच गई। 3000 से ज्यादा हमारे पास लेपर्ड्स हैं, और भी जो वन क्षेत्र में जो भी वन्य जीव जो विचरण करते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन उनके रहने का जो स्थान है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि बार बार भूकंप जैसी त्रासदी, बार बार जिस तरह से अकाल का सामना राजस्थान करता है, वो सब इसी के पीछे कारण है, क्योंकि अवैध कटान, और जिस तरह से लगातार पहाड़ों को काटा जा रहा है, वहां अवैध माइनिंग की जा रही है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर अलवर की बात करें जो कि एनसीआर क्षेत्र में आता है, जबरदस्त इलीगल माइनिंग देखने को मिलती है। और इसका नतीजा क्या निकलता है विजेंद्र, कि जो ग्रेट इंडियन हिमालयन फॉल्ट है, जिसकी हम सीधे तौर पर बात करें, जो अफगानिस्तान से शुरू होकर ईरान, पाकिस्तान और फिर हिंदुस्तान में, अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब का बहुत सारा क्षेत्र है जो उससे लगता है। तो ग्रेट इंडियन हिमालयन फॉल्ट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि अरावली शील्ड हमारी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है, हिमालयन शील्ड कमजोर पड़ती जा रही है। उसका नतीजा यह है कि लगातार बार बार भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है, जिसका केंद्र कभी सीकर रहता है, कभी हनुमानगढ़ रहता है, कभी दिल्ली तक। तो निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, उसको रोकना एक चुनौती बन गई। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि अरावली की पहाड़ियां, हनुमान जी ले गए कि 28 पहाड़ियां। आपने पिछले दिनों हमने उन तमाम चीजों के ऊपर डिबेट भी रखी थी, हमने बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे ऐसे समाचार हमने प्रकाशित भी किए, प्रसारित भी किए। तो देखिए जिस तरह से लगातार इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, पानी की कमी आ रही है, भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, यानी पृथ्वी को कहीं ना कहीं हम जो प्राकृतिक संरचना बनी हुई है, लूट बराबर लूट, बिल्कुल जो प्राकृतिक संरचना जो बनी हुई है, जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, उसको हम कहीं ना कहीं बार बार उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और प्रहार कौन कर रहा है? हमारे वो इंसान, जिसकी इंसानी जो मानवीय जरूरत है उसकी बढ़ती जा रही है। उसको रहने को बड़ा घर भी चाहिए, उसको रहने को पूरी वो लग्जरी, वो विलासिता की सुविधाएं चाहिए, लेकिन वो पेड़ लगाने से कतराता है। बार बार इस तरह का अभियान चलाया जाता है, और इतनी बड़ी घर घर औषधि योजना शुरू कर दी जाती है, जिसमें 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, और आप पे 20 करोड़ रुपए प्लांटेशन पे खर्च नहीं हो रहा। तो निश्चित तौर पर विडंबना है। सरकार को इस तरफ देखना होगा, सरकार को ही क्यों, आम आदमी को भी देखना होगा। उसको शपथ लेनी होगी, संकल्प लेना होगा कि जिस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है, वैसे 1-2 पेड़ भी लगा दे, वैसे बिना जरूरत के वो पहाड़ों को, उनका सीना नहीं चीरा जाए, बिना जरूरत के धरती का सीना नहीं चीरा जाए, उन नदियों को जिनको खोखला कर दिया है बजरी निकाल करके। तो निश्चित तौर पर, लेकिन निर्मल मुझे फिर भी लगता है कि आम आदमी तो इतना दोहन नहीं करता। जिनको दोहन करना होता है वो जेब के लिए दोहन करते हैं। आम आदमी फिर भी मजबूरी के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत दोहन करता है, और उसमें भी जागरूकता भी आई है। लेकिन युवम साहे जी, सर जंगलात को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? अगर हम ये कहें कि बीते 15 सालों में जंगलात और सिकुड़ गया है, तो फिर इतने बड़े बड़े महकमे, इतना मोटा पैसा, ये जा कहां रहा है? मानकर चले कि अधिकारी उसको रोकने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कैसे इनकम को अपनी बढ़ा लिया जाए, उसको बर्बाद करके इस पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात कही कि 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए, उसमें आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये 33% जो है ये राष्ट्रीय एवरेज है जी। इसमें जो हिली क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ का एवरेज 60% इस एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए। और जो मैदानी क्षेत्र है, खासतौर से रेगिस्तानी क्षेत्र, इसमें सिर्फ 20% का आंकड़ा क्षेत्र होना चाहिए वनों के अंदर। ठीक है। हमारे यहाँ करीब 9.5 से 10% का वन क्षेत्र है। इसको बढ़ाने के लिए 20% का टारगेट लक्ष्य रखा गया है 5 साल में। राजस्थान में हम सभी जानते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। उसको देखते हुए राजस्थान में अगर वन क्षेत्र बढ़ता है तो ये हमारे आप सबके लिए गर्व की बात है। क्रिटिसाइज़ करना एक अपने लिए अलग चीज़ है कि हम क्रिटिसाइज़ करें कि बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, लेकिन राजस्थान की विषम परिस्थितियों को देखिए। पर वर्षा कितनी कम होती है। सैंडी एरिया 2/3 एरिया एरिड और सेमी एरिड है, जहाँ पे वृक्ष लगाना बड़ा दुष्कर कार्य है। उसके बावजूद लोगों के सहयोग से हम क्या वन विभाग और आप सब लोग मिल के इतना जंगलात हम डेवलप कर पाए हैं, वो एक गर्व की बात है, और उसमें हमको गर्व फील करना चाहिए। सर ठीक है, सर मेरी बात लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये ज़रूर है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। राजस्थान जैसे प्रदेश में 5 साल के बाद अगर 50% सर्वाइवल 60% सर्वाइवल रहता है तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा, ये बता दूं।
अगर कोई ये सोचे कि 100 पौधे लगा दें और 100 पौधे चल जाएं, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि पानी उसके बाद देना मुमकिन नहीं होता है जी। और वो बरसात होती नहीं है। तो पौधों का 50% हम लोग थामला बनाते हैं, नेचुरल एक पौधा लगाते हैं, उसके चारों ओर सॉसर शेप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिससे कि नेचुरल वाटर जो होता है वो आके उसमें बढ़ जाए और पानी को, पौधे को पानी मिलता रहे। तो इस तरीके से हम पौधों की देखभाल करते हैं। नहीं, लेकिन सर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि 15 सालों में अगर 0.19% ग्रीनरी बढ़ी, इस पे मैं गर्व करूं, राजस्थान को गर्व करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर 14 जिले ऐसे हैं जहां ग्रीनरी घट गई है, मैं गर्व करूं। जहां से वन पर्यावरण मंत्री आते हैं वहां 30% से ज्यादा ग्रीनरी कम हो जाए, मैं गर्व करूं सर। नहीं, जहाँ पे कई दर्जनों पहाड़ियां गायब हो जाए राजस्थान से, मैं गर्व करूं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे ग्रीनरी कम हुई वहाँ निश्चित रूप से उसके कारण देखने होंगे, उसके कारण खोजने होंगे और उसको ओवरकम करना होगा। वहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ लगा के और लोगों की भागीदारी, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि पेड़ लगाया और उसको पनपाया, ये सब हमारा और आपका और सब ग्रामीण जनता का काम है। जब तक वो सहयोग नहीं देंगे, जब तक वनों का मतलब पुनरुत्पादन ये होना संभव नहीं है जी। तो गाँवों की इसीलिए समितियाँ बनती हैं, 5000 से ज़्यादा वन सुरक्षा समितियाँ बनी हैं, उनका सहयोग लिया जा रहा है। कुछ समितियाँ इतने अच्छा कार्य कर रही हैं कि उनको राष्ट्रीय स्तर पे इंदिरा गांधी वृक्ष क्षमता अवार्ड भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से चलता है, कहीं पे अच्छा काम हो रहे हैं, कहीं पे नहीं। आप भी बता दीजिए सर, अगर बीते 15 सालों के साथ अगर मैं राजस्थान को कंपेयर करूं तो स्थिति ज्यादा बेहतर है या बहुत ज्यादा खराब हुई है? खराब नहीं है, बहुत बेहतर भी नहीं है, लेकिन हाँ संतोषजनक मान सकते हैं आप इसको। शाम्भवी कुमारी जी, आपको लगता है वाकई में राजस्थान में काम हुआ? क्योंकि आंकड़े जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट नहीं हूं। काम हो सकता है, जब हम एक एक वोट के लिए हमारे सियासतदान एक एक आदमी से मिल सकते हैं, तो एक एक पौधे के लिए क्यों नहीं उनके बीच में जा सकते, वो भी राजस्थान जैसे प्रदेश में? जब करोड़ों रुपए हमारे पास है, हम उसको खर्च क्यों नहीं करते? उसको रखकर करेंगे क्या? अगर वो पेड़ पौधों के लिए तो पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल हो। आज की तारीख में जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऑफ कोर्स प्लांटेशन रहता है, पर वो क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीज़न होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। डिफॉरेस्टेशन 15% अकाउंट करता है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट को ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए जो हमारे पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स होते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स हमारा जो प्लांटेशन चल रहा है और जो प्लांटेशन की योजनाएं बनाई हैं सरकार ने, उन पे भी उन्हें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अभी। जी, आपको लग रहा है कि राजस्थान में वाकई में प्लांटेशन पर काम हो रहा है? क्योंकि अगर देखिए कागजों की बात करेंगे तो यकीनन दिखाई देगा, क्योंकि कागजों पे काम नहीं होगा तो पैसों का सर्कुलेशन नहीं होता। सच्चाई है कि राजस्थान में तो पैसों का सर्कुलेशन भी नहीं हो रहा है, तो फिर प्लांटेशन होगा कैसे? 1700 करोड़ में से 20 करोड़ हम खर्च करते हैं, 300 करोड़ की योजना बनाते हैं, तो काम कर कौन रहा है? जी, ये जब योजनाएं बनाई जाती हैं तब एक चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए, वो है कि जब ये प्लांटेशन हो जाता है तो इन पेड़ों की जो सुरक्षा होती है, जो उनका देखभाल होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको ओवरसी नहीं कर पाती है हमारी सरकार। पेड़ लगा दिए एक जगह पे, पर अगर उन पेड़ों का ध्यान नहीं रखा गया तो वो पेड़ मर जाते हैं। तो उस योजना का क्या फ़ायदा है अगर इस पूरे प्रोसेस में हमारी सरकार उस पर ध्यान ना दे? जी ठीक है, लेकिन निर्मल, हम उन पौधों की तो बात कर ही नहीं रहे जिनको सरकार ने लगाया और वो मर गए। हम तो उन पौधों की भी बात करें जो पहले से लगे हुए थे और उनको बर्बाद कर दिया गया, चाहे वो अवैध खनन के जरिए हो या फिर कटाई के जरिए हो या बाकी चीजों के जरिए हो। देखिए विजेंद्र, चूंकि विश्व पृथ्वी दिवस है तो हम सिर्फ अगर वन की या जंगलात की बात करें तो वो थोड़ा बेमानी होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया हैं जो पृथ्वी को प्रभावित कर रही हैं। उनमें सबसे बड़ी चैलेंज है वो है प्लास्टिक। उसके अलावा जिस तरह से उद्योग धंधे जो लग रहे हैं उनको बार बार ये कहा जाता है कि किस तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, कौन सा उनको फ्यूल इस्तेमाल करना है, उसको लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं। अब देखिए, जिस तरह से भिवाड़ी को पिछले दिनों भिवाड़ी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए शर्मनाक है। बार बार प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बार बार पर्यावरण विभाग इस बार की चेतावनी तो जारी करता है कि आप अपना जो फ्यूल इस्तेमाल करें उसको चेंज कीजिए।
प्राकृतिक ऐसे साधन अपनाए जाएं जिससे कम से कम वहां प्रदूषण की स्थिति हो, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे। प्लास्टिक फ्री करने की बात करते हैं, लगातार 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी रूलिंग दी, उसके बाद लगातार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अब कहा कि 1 जुलाई से हम प्लास्टिक को बैन कर देंगे, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक को। लेकिन कितना हो पाएगा? अभी भी उसका धड़ल्ले से उत्पादन हो रहा है, अभी भी वही, आप बाजार में जाएंगे तो आपको पॉलीथीन भी वैसे नजर आएंगी, अभी भी जो सिंगल यूज, जो आप वन टाइम यूज के लिए जितनी वाटर बॉटल्स हैं और तमाम जो जितने भी प्लास्टिक के साधन है वो यूं नजर आएंगे। कैसे इन सब चीजों को रोका जाएगा? देखिए, लगातार हमारे पूरे पर्यावरण को प्रभावित करने के बहुत सारे कारक हैं, तो प्लास्टिक फ्री करने की उस योजना है, उस पर हमको दृढ़ता से काम करना होगा। हमको कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए उद्योग धंधों को इस बात के लिए हमको लगातार इंसिस्ट करना होगा, उनके ऊपर दबाव डालना होगा कि आप ऐसा एक प्राकृतिक इस तरह के संसाधन उपयोग कीजिए जिससे उस तरह का उतना प्रदूषण ना हो। लगातार सांसें दबती जा रही हैं। आपने देखा कोविड के दौर में एक एक सांस के लिए जब इंसान लगातार संघर्ष करने की स्थिति में आ रहा था, उसके बाद उस दौर में देखा कि पॉल्यूशन एकदम कम हो जाता है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन की स्थिति, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, वाहन बंद पड़े थे। दूर से अरावली की पहाड़ियां, अगर हम यहाँ भी खड़े हो जाते थे बाहर तो दूर से ही नाहरगढ़ या उस तरह तमाम जो पहाड़ियां दिखाई दे जाती थी। आज हालात वैसे ही वापस हो गए। इंसान को अपनी फितरत बदलने की जरूरत है, क्योंकि सरकार हर एक आदमी के घर जाकर के उसको कह नहीं सकती। और देखिए, एक योजना, अब मैं इस पर विजेंद्र कहना चाहूंगा, जिस तरह से अभी सरकार ने एक योजना निकाल रखी है कि अगर आपको वाहन खरीदना है तो एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आपके पास पार्किंग है। तो अब जब आप एक मकान खरीदते हो, एक कोई भी प्लॉट खरीदते हो, तो सरकार को यह भी निकाल देना चाहिए कि आप वहां एक पेड़ लगाओगे, या जितने भी आपके घर के अंदर मेंबर हैं, जिसकी आपके साथ रजिस्ट्री हो रही है, उसके साथ साथ 4 अगर मेंबर है तो 4 आपको प्लांट भी लगाने हैं, और उनको हमेशा उनका आपको लालन पालन भी करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर काम करने की जरूरत है। प्लास्टिक सबसे बड़ी चुनौती है, कार्बन उत्सर्जन सबसे बड़ी चुनौती है। और हाँ, अगर वन की सीधे तौर पर बात करते हैं, देखिए झालाना या नाहरगढ़, अगर हम जयपुर की बात करें, अगर जयपुर में थोड़ा बहुत भी अगर पानी उसके भूजल, उसके भूगर्भ के अंदर बचा हुआ है तो उसके लिए ये वन ही काम कर रहे हैं। अगर वो गलता की बात करें या नाहरगढ़ की बात करें, झालाना की, और यही जितना जो प्रदूषण है उसको भी सोखते हैं वही पेड़ पौधे। तो जरूरी ये जरूरी है कि प्लांटेशन होना चाहिए। ये जरूरी है कि जितना पैसा उसके ऊपर आए उसकी एक समुचित कार्य योजना बने। जिस तरह से यूएम साहब ने भी कहा कि राजस्थान में चूंकि प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, लगातार रेगिस्तानी इलाका है, तो चुनौतियां जरूर है, लेकिन चुनौतियों से पार पाना ही सरकार और आम जनता की दोनों की जिम्मेदारी है। तो प्लांटेशन सरकार के स्तर पर भी हो, लगातार जिस तरह से घर घर औषधि योजना के अंदर पौधे बांटे, तो लगातार इस तरह के और भी पौधे, फलदार या छायादार पौधों के लिए भी जनता को कहा, एक जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। और सरकार की तरफ से यह भी करना चाहिए कि हाँ, आप हमारी नर्सरी में आओ, इस तरह के प्लांट आपको तैयार मिलेंगे, और हो सकता है आज उनकी जो कीमत वसूली जा रही है उससे कम वसूली जाए। तो इस तरह की योजना तो बनानी पड़ेगी। आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा, आपको प्लास्टिक को रोकना पड़ेगा, आपको अपने उद्योग धंधों को भी इस बात के लिए ताकीद करना होगा, बाध्य करना होगा कि आप प्रदूषण कम से कम फैलाएं। विजेंद्र, लेकिन निर्मल, अगर हर साल हम इसी पर बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम बात करते हैं वैसे सरकारें भी बात करती है। कुछ होता है, एक मीटिंग बुला ली जाती है, उसके बाद वही ढाक के 3 बात। देखिए, मेरे अगर ऐसा नहीं होता तो जमीनी हकीकत बदल जाती। बिल्कुल विजेंद्र, मेरे हाथ में कागज है, आप सरप्राइज करेंगे कि उदयपुर में, राजस्थान का जो उदयपुर का जो भूभाग है उसमें सबसे ज्यादा जंगल उदयपुर के अंदर 23.49%। प्रतापगढ़, सिरोही, चूंकि ये तो ट्राइबल एरिया है तो वहां तो वैसे भी जंगल है, वहां ट्राइब्स रहते हैं। उसके अलावा 12 अलवर एक ऐसा क्षेत्र है एनसीआर जिसके अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसा क्षेत्र भी है, वहां 14.27% वहां की जो तमाम जो वहां का जो एरिया है उसका है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह कि जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और नागौर यहाँ 1% से भी कम है, और जोधपुर तो सबसे कम है 0.48%। यानी हम कौन से जंगल की बात कर रहे हैं, हम कौन से पौधारोपण प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जिलों को चिन्हित करना होगा जहां पर प्लांटेशन कम हुआ है या वहां पर वन सिकुड़ते जा रहे हैं। पहला चैलेंज यही है कि उनमें वनों का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए, और जहां एग्जिस्टिंग ऐसे जो जिले हैं जहां ऑलरेडी अच्छे वनों की अच्छी खासी वहां तादाद है, अच्छा खासा वहां जो क्षेत्र है, तो उनमें उसको और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो कम है उनको तो कम से कम लक्ष्य तक पहुंचाएं। ऐसा 10 या 15% का हम ऐसा लक्ष्य रखें कि हाँ, जो 1% से भी कम है उनको हम 10 से 15% तक आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में लेकर जाएंगे। ठीक है यूएम साहब जी, ये सच बात है सर, राजस्थान में विषम परिस्थिति है, लेकिन सच ये भी है कि उन विषम परिस्थितियों के बीच में भी प्रतिकूल आपके पास प्लांटेशन है जो उन विषम परिस्थितियों में भी पनपते हैं। सर, हम डेमोग्राफिकली क्यों नहीं ये देखते कि राजस्थान को 5 या 10 हिस्सों में बांट दिया जाए, और जहां जहां जिस तरीके के प्लांटेशन पनप सकते हैं हम उस तरीके का प्लांटेशन वहां करें। पैसे की कमी तो है नहीं, हर साल 200 करोड़ सरकार दे रही है, कैंपा से पैसा आया हुआ है, हम उसको भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह देने भर से कि हाँ हमारे यहाँ की विषम परिस्थिति और जो हो रहा है उस पर हमें संतुष्ट होना चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर, पर्यावरण के मामले में थोड़ी ना चलेगा। नहीं, जो आपने बात कही, अभी जो पैसा आ रहा है क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा, वो तो प्रेजेंट में जो ऑफिसर पोस्टेड है वो बता सकते हैं। मैं तो 8-10 साल पहले रिटायर हो गया, तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये आपने बात जो कही है कि ज़रूर उसी हिसाब से काम होता है, ये क्षेत्र को उस हिसाब से बांटा जाता है, उस हिसाब से मतलब क्षेत्र जो पौधे
जहाँ सर्वाइव कर सकते हैं वही पौधे उस जगह में लगाए रहते हैं, लेकिन कहीं पर सर्वाइवल अच्छा हो जाता है और कहीं पर नहीं होता। उसका कारण यही मैंने जैसे बताया, या तो स्टाफ ठीक से काम नहीं करता या फिर उसके गांव वाले ठीक से मतलब सहयोग नहीं देते हैं। अगर दोनों का समन्वय बैठ जाता है, जिस क्षेत्र में जैसे उन्होंने बताया उदयपुर में 23% है, तो उदयपुर की समितियां हैं, उदयपुर का जो क्षेत्र है वो अच्छा पनप रहा है, वहाँ पे जंगल अच्छे पनप, क्योंकि वहाँ की समितियाँ अच्छी हैं, वहाँ के ग्रामीण अच्छे हैं जी। तो वो ऐसा अगर क्षेत्र मिलेगा तो अच्छा काम होगा, सहयोग ग्रामीणों को सहयोग मिलेगा तो वहाँ अच्छा काम होगा, वहाँ पे जंगल अच्छे पनपेंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि कहीं कहीं वास्तव में जालौर है, कुछ डेजर्ट एरिया जो हैं सर, जोधपुर में 0.1% हाँ बिल्कुल सही, ना के बराबर, बिल्कुल। वहाँ तो डिपार्टमेंट को और पायलट प्रोजेक्ट होगा ना डिपार्टमेंट को, अगर 14-15 जिले ऐसे हैं जहां पर्यावरण है ही नहीं, पूरा फोकस उधर कर दीजिए। प्लांटेशन, वृहद स्तर प्लांटेशन लेना चाहिए और उसको सर्वाइवल लेना चाहिए। और इसमें बड़ी बात यह भी है विजेंद्र, जोधपुर वो क्षेत्र है जहां पर न केवल माचिया बायोलॉजिकल पार्क जैसे एक बहुत बड़ा भूभाग वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वरन काले हिरणों की बात करें जो कृष्ण मृग आता है, या तमाम जो इस तरह का जो एक पूरा एक सिस्टम बना, पूरी जो सेंचुरी है, उसके बावजूद अगर वन क्षेत्र वहां सिकुड़ रहे हैं तो मैं साहिब साहब निश्चित तौर पर कहेंगे कि विडंबना ही है। क्योंकि जोधपुर जैसी जगह पर अगर आप विकसित नहीं कर पा रहे हैं प्लांटेशन या वनों का आकार नहीं बढ़ा पा रहे, तो निश्चित तौर पर एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत है जिसमें तीव्र गति से काम हो। साहिब साहब, आपको वाकई में लगता है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए पर्यावरण को लेकर हो रहा है, या इस अंधी दौड़ के अंदर हम भूलते जा रहे हैं? नहीं, जो मैंने कहा ना कि किसी क्षेत्र में तो काम अच्छा हुआ, अब जैसे आपने डाटा रखा है उस पर निश्चित तौर पे कोई आदमी संतुष्ट नहीं होगा। वहाँ पे वन क्षेत्र कम है तो वहाँ पे वन क्षेत्र बढ़ाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाना चाहिए। सरकार को आना चाहिए, एनजीओज़ को आना चाहिए, और जितने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी बात लोग मानते हैं, ग्रामीण लोग मानते हैं, जिनको वो उनको आना चाहिए और ग्रामीणों को सहयोग देना चाहिए, तब जाके इसमें वन का बढ़ेगा। शंभवी, आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरीके की योजनाएं बने, क्या इस तरीके की योजना बननी चाहिए कि हाँ, अगर कोई एक प्लांट को लगाता है और वो प्लांट अगर 5 साल सर्वाइव करता है तो उसको इनाम की राशि इतनी मिलेगी, अगर वो 10 साल सर्वाइव करता है तो उसको इनाम की राशि इतनी मिलेगी, क्योंकि पैसा तो है, दिक्कत है उस पेड़ के सर्वाइवल की। अगर सर्वाइवल को लेकर अगर हम ग्रामीणों को और ज्यादा जागरूक करें, उन्हें बताएं कि ये पेड़ आपके तो फायदे में है, ये पैसा भी कमा कर देगा, तो मुझे लगता है ज्यादा स्थिति सही रहेगी। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर एक दिक्कत ये भी आती है कि जब सरकार योजनाएं बनाती हैं, जैसे ये प्लांटेशन की योजना है, उसमें फंड्स भी आए काफ़ी करोड़ रुपए के, तो एक योजना हमारे डेवलपमेंट के लिए भी होती है, और उस डेवलपमेंट के नाम पे जब इतने पेड़ काटे जाते हैं हाईवेज़ के लिए, डैम्स बनाने के लिए, तो उस जो प्लांटेशन योजना है उसकी इफ़ेक्टिविटी बहुत कम मायने की रह जाती है। तो जब ये ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं सरकार में, तो ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए उनके पास जो कि जब इन्वायरमेंट को हम हार्म नहीं करें, और हम इन्वायरमेंट को जितना कम काटें पेड़ों को, और जितना कम हमारे कार्बन एमिशंस हों, उस हिसाब से पॉलिसीज़ बननी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि पैसे को एक आदमी को दिया जाए कि आपको 5 साल अगर पेड़ को सर्वाइव कराएं इतना पैसा मिलेगा, तो ये योजना थी पहले वन विभाग में और उसमें अच्छा काम भी हुआ था, लेकिन वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब शायद वो योजना है कि नहीं इसका मेरे को ध्यान नहीं है। तो ठीक एक वो भी है। देखिए, अभी ईआरसीपी का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, ईस्टर्न कैनाल की बात करते हैं, 13 जिलों से होकर निकलेगी। उन 13 जिलों को पानी चाहिए, निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, उसके लिए योजना बने, केंद्र सहयोग करे, राज्य सहयोग करे, लेकिन उस ईस्टर्न कैनाल से फायदा उठाने वाले 13 जिलों का क्या हमने डाटा देखा है? वहाँ प्लांटेशन की स्थिति क्या है? लोग क्यों मर रहे हैं? खुद के पानी का इंतजाम तो खुद खराब कर रहे हैं। अगर उनको पानी चाहिए तो फिर वहाँ के पेड़, वहाँ के आप पहाड़ काटे जा रहे हो, वहाँ के पेड़ काटे हो, नदियों का रास्ता रोक रहे हो, चेक डैम बना रहे हो जगह जगह, तो आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है किसी ना किसी रूप में। तो जनता को इस बात के लिए तो जागरूक करने की जरूरत है कि आपको चाहिए तो सर योजनाओं का तो लाभ चाहिए, लेकिन आप पेड़ लगाने को तैयार नहीं है, पहाड़ों को तोड़ने से आप कतई गुरेज नहीं करते। शंभवी कुमारी जी आपका शुक्रिया, साहिब जी आपका भी शुक्रिया, और निर्मल तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। जैसे आप एक जर्जर मकान में नहीं रह सकते, आपको एक आलीशान मकान चाहिए। ये पृथ्वी भी हम सबके लिए मकान है, इसको जर्जर मत कीजिए, इसे स्वच्छ कीजिए, आलीशान कीजिए, और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई आपके आसपास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता दिखाई दे रहा है तो उसके भी शिकायत कीजिए, उसे रोकिए, उसे टोकिए। नमस्कार।